Everyone. My name is Yash Punya, and in this particular video we are going to look at the solution of the problem shortest routes to। तो ये प्रॉब्लम हमारी CSCS के प्रॉब्लम सेट के अंडर आती है, ग्राफ सेक्शन के अंदर। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, और इस प्रॉब्लम को समझते हुए हमें एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम आती है, हम उसे भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और मतलब एक अपना जर्नलाइज कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे जो कि हम आगे किसी भी प्रॉब्लम में यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं और अपनी एल्गोरिथम तक जाते हैं कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से एल्गोरिथम को समझेंगे, और जितने भी उसके तरफ क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं, आई होप दिस वीडियो विल आंसर ऑल ऑफ दोस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है उसमें कुछ n नंबर ऑफ सिटीज़ है जिनके बीच में m नंबर ऑफ रोड्स है। सो हमें कुछ फिर हमारे पास क्वेरीज है कि हमें क्यू क्वेरीज दी जाएंगी जिसमें कि हमें बताना है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है किसी भी दो सिटीज़ के बीच में जाने का। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिसके बीच में इस तरह के जो हमारे पास सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के बीच में कुछ पाथ हो सकते हैं। मतलब कि ये हमारी रोड्स हैं और ये हमारी सिटीज़ है। हमारी कुछ सिटीज़ है, हमारी कुछ रोड्स हैं, और उन रोड्स के हिसाब से हमें काम करना है। अब मतलब कि रोड्स पे चलने के लिए कुछ कॉस्ट है, सी कॉस्ट है। यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे लेंथ है। आप शॉर्टेस्ट रूट वन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें हमारी कॉस्ट आती है फ्लाइट्स की, इसमें हमारी लेंथ है विच इज़ सी से रिप्रेजेंट की हुई है। तो हमें उस लेंथ को मिनिमाइज़ करना है कि एक किसी भी सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए हमारी जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। ये प्रॉब्लम डिफरेंट कैसे है शॉर्टेस्ट रूट वन वाली प्रॉब्लम से, उसमें हम सिर्फ एक सिंगल सोर्स से स्टार्ट करके बाकी सारी सिटीज़ तक का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, पर इस वाली प्रॉब्लम में हम सिर्फ कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास क्यू क्वेरीज होंगी, क्यू क्वेरीज हमारी ए कॉमा बी की फॉर्म में होंगी, जिसमें कि हमें पूछा जाएगा कि ए सिटी से चल के बी सिटी तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल वो कोई डी से बी तक पूछ सकता है, कोई सी से ए तक पूछ सकता है। सो ये हमारी प्रॉब्लम होने वाली है इस तरीके से। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, हम अपना इनपुट आउटपुट देखते हैं। हमें एन एम क्यू दिया जाएगा विच इज़ एन इज नंबर ऑफ सिटीज़, एम नंबर ऑफ रोड्स एंड क्यू हमारी क्वेरीज हैं। उसके बाद हमारे पास एम लाइन्स होंगी जो हमें डिस्क्राइब कर रही होंगी रोड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से दिया जाएगा ए बी एंड सी। हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, टू वे रोड्स है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल है। सो इसका मतलब है कि ए सिटी से बी सिटी तक जाने के लिए जो रोड है वो टू वे है, और उसकी कॉस्ट जो है वो सी है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। सो हमारी एडजेसेंसी की लिस्ट क्या होगी कि ए से ए के रिस्पॉन्स में हम, जो कि हमारा इंटीजर है, हम एक पेयर को स्टोर करेंगे विच इज़ बी कॉमा सी। तो बी मतलब कि ए यू है, बी वी है, और सी हमारी कॉस्ट हुई कि यू टू वी जाने के लिए हमारी सी कॉस्ट है, ए टू बी जाने के लिए हमारी कॉस्ट है वो सी है। इस तरीके से हमारे जो है हम अपना ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्यू लाइंस में क्वेरीज दी जाएंगी विच इज़ ए कॉमा बी, और हमें बताना होगा कि ए से बी सिटी जाने के लिए हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होने वाली है। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉब्लम होगी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें वही है कि हर क्वेरी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ बताना, और अगर कोई पाथ नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल ए बी सी हमारा कुछ है और डी है, और हमारी क्वेरी आ जाती है कि यार सी से डी का मिनिमम डिस्टेंस, तो वो -1 ही है क्योंकि इसके बीच में कोई पाथ है ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते। तो उस केस में -1 प्रिंट करना, वरना शॉर्टेस्ट रूट बताना। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है एन की वैल्यू कम है, मतलब कि 500 है, मतलब कि 10⁻² में ही हम खेल रहे हैं यहाँ पे। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और एम की वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर में जा रही है। तो एन स्क्वायर में जाने का मतलब है हमारे पास डेंस ग्राफ होने वाला है। एक हमारे पास स्पार्स ग्राफ होता है, एक डेंस होता है। स्पार्स में थोड़ा सा हमारी एजेस कम होती है, और बाकी ये डेंस ग्राफ में फुल मतलब कंप्लीट ग्राफ हो सकता है, और जितनी मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं वो सब होंगी। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, क्यू की वैल्यू 10⁵ में जा रही है हमारी। उसके बाद ए और बी की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो गई एन में जाएगी, और सी जो है वो 10⁹ में जा रहा है। मतलब कि हमें इंटीजर ओवरफ्लो भी अवॉइड करना होगा यहाँ पे। इंटीजर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए अगर आप सी प्लस प्लस का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का आप यूज़ करना। जब भी 10⁹ में वैल्यू जा रही है 10⁻18 में, तो आप हमेशा सेफ रहने के लिए लॉन्ग लॉन्ग का ही यूज़ करें। और अगर आप जावा में कर रहे हो तो सिंपल लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिखना चाहे उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना।
बाकी हमें इनपुट और आउटपुट दी गई है, हमने समझ ही लिया किस तरह से। बाकी हम प्रॉब्लम को समझेंगे तो और हमें क्लियर होगा। सेम प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें हमारा सॉल्यूशन अपने आप हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें n सिटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम नोड्स बोल रहे हैं, m बाई डायरेक्शनल रोड्स दी गई हैं, एजेस। हर रोड का कुछ कॉस्ट है विच इज़ c। फिर q क्वेरीज हमें पूछ रही है कि शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है a से b सिटी में जाने के लिए। ये हमारा ग्राफ है जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है विच इज़ दिस ग्राफ। और हमें कुछ क्वेरीज दी जाएंगी कि लाइक 1 से 3 में जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या। आप देखें तो 1 से 3 में जाने की 9 है, पर अगर हम इस पाथ से जाएँ तो 8 है, तो हमारा आंसर 8 होगा। फिर 2 से 3 में पूछ लिया जाए तो 3 होगा। आप 2 से 4 पूछा जाए तो -1 होगा, क्योंकि 2 से 4 में कोई पाथ ही नहीं, हम पहुँच ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ सोच सकते हो, क्योंकि आप जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आप डाइजेस्टर एल्गोरिथम पढ़ के आए हुए हो, तो यहाँ पे डाइजेस्टर क्यों यूज़ नहीं हो रही है, वो वाली चीज़ हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। डैट वाई नॉट डाइजेस्टर। तो अगर डाइजेस्टर लगानी हुई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, अगर लगानी हुई तो हमारे पास 2 तरीके हैं, पर दोनों ही फेल होंगे। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम हर क्वेरी के लिए डाइजेस्टर का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेरी आती है यू से वी में, तो हम फ्रेश डाइजेस्टर लगाएंगे और यू को सिंगल सोर्स बनाकर अपना, उससे सारे जो हमारे नोड्स होने वाले हैं V1 V2, कुछ भी हमारे पास इस तरह से होने वाले V1 V2 Vn, सब जैसे हम डाइजेस्टर में करते हैं कि सिंगल सोर्स से पाथ निकाल के सब तक हम चले जाते हैं। सो हम हर क्वेरी के लिए ये काम कर सकते हैं। बट ये चीज़ आपको खुद ही समझ आ गई होगी, क्वेरीज में जो हमारी 10⁵ क्वेरीज है और एक डाइजेस्टर लगाने के लिए हमें E+V log V लगता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, और TLE हमें ऑलरेडी मिला ही हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि E जो है हमारे 500 है, V क्या है 500 स्क्वायर है हमारे, तो 10⁴, 10⁴, फिर 10⁵। आप मल्टीप्लाई करके आप खुद ही समझदार हो, देख सकते हो, ये 10⁹ में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। सो हमें यहाँ पे TLE मिल जाएगा, तो हम हर क्वेरी के लिए तो डाइजेस्टर नहीं लगा पाएंगे। फिर एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, हम प्री कंप्यूट कर ले हर नोड का। प्री कंप्यूट कैसे कर ले, हम डाइजेस्टर को V टाइम्स चलाते हैं। यहाँ पे V है हमारे नोड्स बोल लेते हैं, या V से वर्टिसेस ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं। सो हम क्या करें, अब जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल था इस तरीके से था, तो हम क्या करें, हर सिटी से स्टार्ट करके एक अपना ग्रिड बना ले, क्योंकि हम डाइजेस्टर में भी क्या करते थे, एक डिस्टेंस एरे मेंटेन करते थे। सो हम इस तरीके से काम करें, हम 1 2 3 की बात करें, 4 तक तो रीचेबल ही नहीं है। सो हम 1 से स्टार्ट करके हम ये वाली रो कैलकुलेट कर लें, 1 को सिंगल सोर्स मान के। फिर सेम काम हम 2 से करें, फिर सेम काम हम 3 से करें, और पूरा जो अपना ये 2D मैट्रिक्स है इसे प्री कंप्यूट कर लें। और इसे प्री कंप्यूट करने के बाद हम बस लास्ट में अपना फाइनली आंसर प्रोवाइड कर दें। सो ये वाली चीज़ देखी हमने कि हम डाइजेस्टर को रन करें V टाइम्स हर एक नोड से, और स्टोर करते चले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक मैट्रिक्स में। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी, हमें V टाइम्स काम करना है, E+V log V हमारी एक बार डाइजेस्टर चलने की जो है वो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, E+V log V। और V क्या है हमारा, जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस है। अब क्या है, डेंस ग्राफ के केस में V जो है वो नियरली इक्वल हो जाता है E के, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी V³ log V हो जाती है, जो कि अगर आप कोड फोर्सेस वगैरह पे चलाओ तो एक बार को चल जाएगा। पर CACS क्या है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट अपने फिक्स करके रखता है, तो यहाँ पर ये वाली एल्गोरिथम नहीं चल पाएगी। हमें इससे भी फास्ट एक एल्गोरिथम चाहिए, उसी एल्गोरिथम को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम आती है, और वो हमें V³ में ही अपना आंसर दे देगी, नंबर ऑफ एजेस हमारे V³ उसी में हमारा आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। एंड सो ये वाली चीज़ अब समझते हैं, एक ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं हमारे। एक तो नेगेटिव वेट्स हैंडल नहीं कर सकता, पर हमारे पास ये नेगेटिव वेट्स है भी नहीं, क्योंकि जो हमारी लेंथ हमें दी गई है किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, लेंथ का भी नेगेटिव तो होने वाली ही नहीं है, तो वो चीज़ हम उस चीज़ में सेफ है। बाकी एक फास्ट इनफ नहीं है, क्योंकि n की पावर 500, m की पावर 10⁵ जा सकती है, और प्रायोरिटी क्यू की और रिपीटेड लॉजिक होता है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, हर एक से प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज करना, ये सब करना, तो हमारा जो कोड है और उसे डीबग करना भी डिफिकल्ट होता है। और जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, आप इंटरव्यू में होते हो, तो आप चाहते हो कि एक फास्टेस्ट एल्गोरिथम तक मैं पहुँचूँ। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आप समझा सकते हैं कि हम डाइजेस्टर क्यों यूज़ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे आता है, मतलब
इस वीडियो का जो हमारा मेन पर्पस है समझने का, फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम। सो अगर आप पहली बार भी देख रहे हो इस एल्गोरिथम को, तो आप मतलब कोई टेंशन मत लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। तो फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है बिटवीन ऑल पेयर्स। हमें यही चाहिए था कि अगर हमारे पास इस तरीके से 4 नोड्स हैं, तो हमें हर पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। जैसे कि हमारा एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या चाहिए था, बिटवीन ऑल पेयर्स। तो जब भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स चाहिए होता है एक वेटेड ग्राफ के अंदर, तो हम फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। फ्लॉयड वॉशल जो है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए काम करता है। जब हम कोड देखेंगे तो ये चीज़ और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और ये नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल कर लेता है, पर नेगेटिव साइकिल्स को हैंडल नहीं करता। और ये क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है, और स्टेप बाय स्टेप क्या अपने जो एल्गोरिथम है वो बिल्ड करता है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का नाम सुन के मत डरना, बहुत ही ईजी स्टेप्स है। आप जब देखोगे बार कोड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस समझने वाली यहाँ पे चीज़ है, बिटवीन ऑल पेयर्स जो है ये एल्गोरिथम काम करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ही तरह के ग्राफ में काम करता है। तो नेगेटिव वेट्स के लिए काम कर जाता है, पर नेगेटिव साइकिल्स के लिए काम नहीं करता। एंड ये वाली चीज़ अब समझ लेते हैं, नेगेटिव साइकिल्स के लिए क्यों काम नहीं करता है यार। बेलमैन फोर्ड वगैरह जब एल्गोरिथम हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। सो मतलब आगे आप अगर सी को सॉल्व करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप अभी समझ सकते हो कि नेगेटिव साइकिल्स के लिए गलत आंसर देगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं तो हल्का सा समझा देता हूँ। अगर इस तरह की हमारी कुछ साइकिल है, हमें नेगेटिव ही मिल रहा है, तो हमें हम जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी लगाते रहेंगे तो हमें हमेशा वैल्यू जो है वो लेस देन ही मिलती रहेगी। हमने एक बार इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाई तो हमें क्या आया, -2 आया। हम दोबारा लगाएंगे हमें -4 आ जाएगा, दोबारा लगाएंगे फिर -6 आ जाएगा। तो 1 से 3 का जो पेयर है उसमें हमेशा वैल्यू लेस देन ही होती जा रही है, तो हमें कुछ पता ही नहीं हम कहाँ पे रुकेंगे। इसी वजह से क्या नेगेटिव साइकिल्स के लिए काम नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं कि अब हमारी फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम वो एग्जांपल लिया है। ABCD हमारे पास 4 एजेस है, जिसमें कि वेट्स है हमारे, ग्रीन से मैंने वेट्स लिखे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा स्टेप 1 क्या होने वाला है। हम एक इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था डाइजेस्टा वाला, जब हम हर एक एज से लगा रहे थे। बस सेम काम नहीं है, पर एक डिस्टेंस मैट्रिक्स हम उसमें भी बना देते हैं, मतलब कि हम प्री कंप्यूट कर देते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को। इसमें हम कैसे काम करने वाले हैं, हम एक 4x4 का हमने मैट्रिक्स बनाया है सारे नोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ABCD। अगर हमारे नोड्स ज़्यादा होते तो वो उतना होता, मतलब कि एक तरह से n/n का हमारा मैट्रिक्स होने वाला है, V/V का आप बोल लो। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा जीरो होंगे। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जीरो का मतलब क्यों है, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से ए तक जाने के लिए क्या डिस्टेंस लगेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल की बी तक जाने के लिए, सी से सी पे, डी से डी। तो जब हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं तो ए से ए जाने का तो पाथ हमारा जीरो ही हुआ ना। तो इसलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा जीरो ही होंगे। बाकी जो डायरेक्ट कनेक्शंस है जिसमें डायरेक्ट एजेस है उसमें हमने डायरेक्टली डाल दिया। फॉर एग्जांपल ए से बी में डायरेक्ट एज है हमारे पास, तो ए से बी में डायरेक्ट एज में हमने 1 डाल दिया। ए से सी में हम देखेंगे तो हमारी 3 है। अब क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो सी टू ए में भी हमने इनिशियलाइज किया, सी टू ए में 3 है। इसी तरीके से आप पूरा ग्राफ देख सकते हो। और हमने जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहाँ पे हमने इन्फिनिटी डाला है। फॉर एग्जांपल हमने बी टू डी में इन्फिनिटी डाला है, क्योंकि हम बी टू डी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सेम हमने D to B में इन्फिनिटी डाला, क्योंकि कोई डायरेक्ट हमारे पास कनेक्शन नहीं है। इस वजह से तो हम अपना जो है डिस्टेंस मैट्रिक्स इस वजह से इस तरीके से बनाएंगे, n/n का हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें कि डायरेक्ट एजेस हम सीधा सीधा डाल देंगे, डायगनल्स हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और जब डायरेक्ट एज नहीं होगी तो हम इन्फिनिटी उसे बना देंगे। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके इसी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके, और यही हमें फाइनली आंसर प्रोवाइड कर देगा। आगे देखते हैं फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम का मेन जो आइडिया है वो क्या है। फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम सिंपल सी एक बात पे है, जो इसका इंट्यूशन है और काम है वो सिंपल एक काम कहता है कि यार अगर मुझे आई से जे में जाना है तो हो सकता है मुझे कॉस्ट C1 लगे, और आई से जे यहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पे C2, C3 कॉस्ट लगे। किसी एक इंटरमीडिएट नोड का भी मैं हेल्प लेके जे पे जा सकता हूँ।
तो मतलब कि अगर मुझे आई टू जे जाना है, जिसकी कॉस्ट अगर मैं सीधा जाता हूँ तो C1 लगी, पर आई टू जे जाने के लिए अगर मैं के रास्ते से गया तो मेरी C2 C3 कॉस्ट लगी। और अगर ये वाली कॉस्ट मेरी कम हुई, C2 C3 कॉस्ट कम हुई, तो मैं इस रास्ते से ही जाना प्रेफर करूँगा। मैं इस रास्ते से ना जाकर मैं इसी रास्ते से ना चला जाऊँ। ये तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर एक डायरेक्ट रास्ता है और एक छोटा सा रास्ता है, मतलब कि डायरेक्ट रास्ता तो हमारा 10 किलोमीटर्स का हुआ, फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स का हुआ, 10 यूनिट मीटर्स का हुआ, और ये हमारा 1 1 का है, तो मैं तो यार यहीं से जाना प्रेफर करूँगा ना। तो फ्लॉइड वॉशल भी सिंपल यही कह रहा है कि अगर आई टू जे हमारे हमें जाना है और हमें एक शॉर्टर पाथ मिल जाता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें हम आई टू के गए फिर के टू जे गए, और अगर वो पाथ शॉर्ट है तो हम उसे रिलैक्स कर देंगे, इसे रिलैक्सिंग ऑफ एजेस बोलते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डीपी का जो हमारी स्टेट है वो यही है। हमें एल्गोरिथम सिंपल कह रही है, द एल्गोरिथम वर्क्स बाय कंसिडरिंग ईच वर्टेक्स एज एन इंटरमीडिएट पॉइंट के। हर वर्टेक्स को एक इंटरमीडिएट पॉइंट के मानकर हम चेक करते हैं कि उस के से जाकर हमें एक शॉर्टर पाथ मिल सकता है आई कॉमा जे पे, और अगर मिल सकता है तो ये वाला आप कोड अच्छी तरीके से समझ गए होगे। डी हमारा जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसमें आई टू जे जाने की कॉस्ट हम मिनिमम होगी। डी से आई कॉमा जे हम डायरेक्ट गए या हम किसी इंटरमीडिएट नोड से गए, विच इज़ आई कॉमा के एंड के टू जे, आई टू के एंड के टू जे गए, या हम सिंपल आई टू जे गए। सो इसमें से जो भी हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हम उससे अपने डिस्टेंस एरे को अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे कोड देख के लोगों को लगता है कि हम हर एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से काम करेंगे। ऐसा क्यों हुआ वो आप अभी आगे समझ जाओगे। बाकी जो मेन आइडिया था वो सिंपल सा यही है कि अगर आई टू जे हमें जाना और कोई इंटरमीडिएट हमें रास्ता मिल गया जो कि हमारी कम कॉस्ट का है, तो हम सीधा ना जाके इस रास्ते से चले जाएंगे। उसी को हमने यहाँ पे डीपी की स्टेट से भी समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे आइट्रेशंस करने होंगे, हमें उन आइट्रेशंस को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, सो हम एक एक आइट्रेशन को लेके चलेंगे, तो हम 4 आइट्रेशंस करेंगे क्योंकि हमारे पास A B C D 4 नोड है। अब हर नोड को हम एक बार के बनाएंगे। के हमारा क्या था, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। तो हर नोड को हम एक बार इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाकर आगे काम करेंगे। तो हम पहले नोड में पहले आइट्रेशन में के को 1 बनाते हैं यूजिंग ए एज एन इंटरमीडिएट। तो ए को इंटरमीडिएट बनाकर हम क्या करेंगे, हम हर एक सेल के लिए अपडेट करेंगे। अब अगर हमें जाना है बी से सी जाने के लिए हम ए का इंटरमीडिएट बनाएंगे। हम बी से सी डायरेक्ट भी जा सकते हैं और हम ए को इंटरमीडिएट बनाकर भी जा सकते हैं। अगर हम ए को इंटरमीडिएट बना के गए तो 3+1 4 लगा हमें, पर बी टू सी हम डायरेक्ट गए तो हमें 1 लगा, तो हमने अपडेट नहीं करा, बी टू सी को हमने सेम रखा। जहाँ पे अपडेट हुआ है मैं वो वाली चीज़ आपको समझाता हूँ। अभी हमें बी टू डी का देखते हैं। हमें बी टू डी जाना है, बट यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। हमने क्या अभी के लिया हुआ है ए, तो हम देखेंगे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कि हम ए से किस तरह से जा सकते हैं। तो हम बी टू डी गए, हमारे पास कोई पाथ नहीं है विच इज़ इनफाइनाइट, तो अब हम बी से ए गए 1 लगा, हमें ए टू डी गए 6 लगा, तो हमने देखा यहाँ में 7 लग रहा है, यहाँ में इनफाइनाइट लग रहा है, तो हम 7 से अपडेट कर दिया। सेम हमने यहाँ पर भी अपडेट कर दिया। यही काम हमने सारी सेल्स के लिए किया, सारे पाथ्स के लिए, कि हम डी से सी और डी से सी आप पूरा देख सकते हो। इस तरीके से हमने रिलैक्स कर दिया, जो हमारी इनफाइनाइट थी हमने उसे रिलैक्स करके 7 कर दिया ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में। सेकेंड आइट्रेशन देखते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में हमने बी को इंटरमीडिएट बनाया, मतलब कि हमारा आई होगा कुछ, जे होगा कुछ, पर के की वैल्यू हमेशा बी होने वाली है। हम ये पाथ करने वाले और हम बी से चेक करेंगे सब चीज़ों को। अब जो चेंज हो रहा है हम उसी पे ध्यान देते हैं। मैंने पिंक से कलर किया हुआ है जो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारी प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे चेंज होने के बाद किस तरीके से है। एंड हम देखते हैं हमारा चेंज हुआ ए टू सी, तो हमारा मैं इसे सफाई से बना देता हूँ। हमें जाना है ए टू सी और हमारी बी जो है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने देखा ए टू सी जाने के लिए कॉस्ट है 3, और अगर हम ए टू सी गए बी के रास्ते, मतलब हम ए टू बी गए हमें 1 लगा, बी टू सी गए तो हमें 1 लगा। हमने देखा यहाँ से यहाँ हमें 2 लगा, और यहाँ से डायरेक्ट जा रहे तो 3, तो हम 2 के रास्ते से जाएंगे। अपना इंटरमीडिएट नोड से हमने चेंज कर दिया, और इसी तरीके से हमारा जो है C2 A भी चेंज हो गया, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है, दोनों को हमें चेंज करना होता है। ये वाली जो नोड है ये हमने रिलैक्स कर दिया बी की हेल्प से।
आगे चलते सी का इटरेशन देखते हैं। सी का इटरेशन में हमारे पास डी की वैल्यू ये चेंज हो रही है, मतलब कि हम देखते हैं कि ए से डी पे हम जा रहे थे और हमने यहाँ पे सी को इंटरमीडिएट लिया हुआ है। अब देखते हैं ए से डी पे जाने के लिए डायरेक्ट पाथ हमारा 6 था, पर अगर हम ए से सी गए तो 3 था, सी टू डी गए तो 2 था, ए से सी हम गए 3 था, सी से हम डी गए तो 2 था, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, कोई नहीं थोड़ा सा चेंज कर लेना। हमने देखा कि ए टू डी 6 था, पर अगर हम ए टू 3 गए और यहाँ गए तो हमें 5 यूज़ हुआ, तो हमने यहाँ पे 5 से अपडेट कर दिया। सेम यहाँ पे 5 से अपडेट करना चाहिए था। और हमारे पास एक और हमारा चेंज हुआ है विच इज़ बी टू डी। तो बी टू डी भी हम चेक कर लेते हैं। सी हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। बी टू डी हम लोग गए, बी टू डी हम जा ही नहीं सकते थे, वो इनफाइनाइट था, पर हमने अपडेट कर लिया था। तो हमारा बी टू डी ऑलरेडी 7 था, जो हमारा हमने रिलैक्स किया था जब हमने ए को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाया था। अब हम सी को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो बी टू सी इज़ 1, सी टू डी इज़ 2, तो 1 + 2 इज़ 3। तो हमने यहाँ पे 3 से इनिशियलाइज कर दिया और अपडेट कर दिया अपनी वैल्यू को। इस तरीके से सी से इंटरमीडिएट करके हमने काम किया। जब हम डी से करेंगे तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है। बाकी आपको कोड समझ में आ ही गया होगा पूरा, किस तरीके से इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है। हमने सिर्फ आई टू जे ना जाके हम के रास्ते से चले गए। हमारी ये जब अभी आप एल्गोरिथम देखोगे तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस में लिखी गई है, और बाकी सूडो कोड की तरह ये आप जावा में भी लिख सकते हो। मैंने लिखा ही इतना ईजीली सब कुछ। ये हमारे हेडर्स वगैरह ये फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो फास्ट इनपुट आउटपुट ही आपको यूज़ करना चाहिए। एन एम क्यू हमने रीड किया। एन इज़ नंबर ऑफ सिटीज़, एम इज़ एजेस एंड क्यू इज़ द क्वेरीज। उसके हमने अपना डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है वो इनिशियलाइज़ किया। डिस्टेंस मैट्रिक्स इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने लॉन्ग लॉन्ग का एक वेक्टर बनाया, क्योंकि हमारी जो लेंथ है, जो हमारा सी है, वो 10⁹ में जाना है, और हम क्या है डिस्टेंस मैट्रिक्स में उसका सम ऐड करके स्टोर करने वाले हैं, तो वो बड़ी वैल्यू हो सकती है। सो इस वजह से हमने लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करके डिस्टेंस एरे बनाया है, जो कि एक 2D मैट्रिक्स है हमारी। हमने अभी पूरे ड्राई रन में इस चीज़ को समझा है, जिसका एन और वेक्टर हमारा लॉन्ग लॉन्ग होगा, और हमने इनिशियलाइज़ किया एन और लॉन्ग लॉन्ग मैक्स से। हमने वही इन्फिनिटी स्टोर कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स हम इन्फिनिटी तो नहीं करेंगे, हम एक बड़ी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, हमने वो करा। उसके बाद हमें, क्योंकि ए खुद से खुद तक जाने का जो डिस्टेंस है आई कॉम आई, हमने 0 कर दिया। जो हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 0 होते हैं हमारे हमेशा। खुद से खुद तक जाने का डिस्टेंस 0। आगे हम रीड करते हैं अपने ग्राफ के इनपुट को, जिसमें हमें यू कॉमा वी और वेट हमें दिया जाएगा। वेट हमारा लॉन्ग लॉन्ग सेम हमने एडजस्ट किया। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग हमने यूज़ किया, क्योंकि हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम n+1 भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स को, पर वो ना करके हम u माइनस माइनस वी माइनस माइनस कर सकते हैं अपने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए। उसके बाद हम अपडेट कर देंगे डिस्टेंस u कॉमा वी, विच इज़ मिनिमम ऑफ डिस्टेंस u कॉमा वी कॉमा वेट। जो भी उसका ऑलरेडी डिस्टेंस है या जो नया वेट आया डायरेक्ट एज का, हो सकता है यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल एजेस भी हो जाए हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से हो जाए, तो उसके लिए हम मिनिमम ले लेंगे। और क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, तो u कॉमा वी किया है तो v कॉमा यू भी हम कर देंगे, और वेट के हिसाब से हम मिनिमम ले लेंगे। फ्लॉयड वर्शल का जो हमारा कोड है वो सिंपल सा सिर्फ ये कोड होता है। अब ये कोड क्या होता है, हमने k लिया, जो कि हमारी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस थी, मतलब कि इंटरमीडिएट नोड्स थे कि हम इन नोड से पास करके आगे जा सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमारा आई क्या है, हमारा सोर्स है, और जे क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है। यही चीज़ हमने समझी थी। अब हमने क्या करा, हमने एक इंटरमीडिएट नोड लिया के, उस के से हमने सारे सोर्स और डेस्टिनेशन को मैप किया। मतलब कि हमने के लिया, फिर हमने आई लिया, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 ली, और जे की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 है। फिर हमने इससे सारी मैप की, फिर 1 से सारी मैप की, फिर 2 से, मतलब कि इसे सोर्स बनाकर इस पाथ के थ्रू जाके आप एक हमारा जो है एन क्यूब का एरे हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, वी क्यूब का एरे या एन क्यूब का एरे। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे के को लिया, हमने के को एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाया, उसके बाद हमने आई लिया, जे लिया, सारे सोर्स को सारी डेस्टिनेशन से इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इससे मैप किया, फिर हमने दूसरी के की वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल k2, फिर सारे सोर्स और डेस्टिनेशंस को मैप किया। तो इसी तरीके से हमने सब कुछ करते करते
हमने डीपी की स्टेट हमने ये बताई ली थी, उसके बाद हमें आंसर लिया, ये हमें चेक करना हुआ जिससे कि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। ये चीज़ आप समझ ही गए होगे, ये स्टेटमेंट। बाकी मेन जो पार्ट है समझने का वो यही है कि डिस्टेंस आई को जे इज इक्वल्स टू मिनिमम और डिस्टेंस आई को जे, कि आई से जे हम सीधे चले जाएं या के रास्ते से चले। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने इतनी बार आपको समझाया है ये वाली चीज़, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था ये वाली, क्योंकि ऐसा ही होता है, लोग बस हवा में ये चीज़ समझा के ख़त्म कर देते हैं। पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और ये कोड भी पूरा। और यही चीज़ हमने देखा था कि अब डाइजेस्टर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है, और हमने देखा फ्लॉयड वॉशल का कोड सिर्फ इतना सा है। आप देखें तो डीपी स्टेट सिर्फ एक है, और हमें बस 3 नेस्टेड एरेज लिखने हुए, और यहीं से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी क्यूब हो जाती है या एन क्यूब हो जाती है। एंड बस लास्ट में हमने क्यू क्वेरीज को रीड किया, एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस माइनस वाई माइनस माइनस किया हमने, एडजस्ट किया जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में। और अगर हमारा लॉन्ग लॉन्ग मैक्स है, मतलब कि इन्फिनिटी है, लास्ट तक भी वो अपडेट नहीं हुआ, तो हम बस -1 प्रिंट कर देंगे, वरना डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई में जो वैल्यू होगी वो हम प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे कोड था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली थी, वी क्यूब होगी बिकॉज 3 नेस्टेड लूप्स ईच रनिंग वी टाइम्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी स्क्वायर होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस एरे जो था वो वी टाइम्स वी था हमारा, उसे स्टोर करने के लिए। सो हम देख लेते हैं फ्लॉयड वार्शल कब हमें यूज़ करनी चाहिए। जब भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस हमें फाइंड करना है, तो हम फ्लॉयड वार्शल यूज़ करते हैं। जब ग्राफ में नेगेटिव वेट्स होते हैं या नेगेटिव साइकिल्स नहीं होती हैं, नेगेटिव साइकिल के लिए तो कोई भी काम नहीं करेगा, और मैंने आपको बता भी दिया कि नेगेटिव साइकिल के लिए क्यों काम नहीं करेगा। नेगेटिव वेट्स होंगे तो वो काम कर जाएगा, और ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि वी क्यूब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी इसलिए लोग समझते हैं कि यार डीपी प्लस ग्राफ का प्रॉब्लम हो गया, पर आप लोग मेरे से पढ़ो, आप समझ ही गए होगे। बाकी कुछ लिमिटेशंस है इसमें। लिमिटेशंस किस तरह की हुई कि नेगेटिव साइकिल्स के लिए नहीं चलेगा, वो चीज़ हम समझिए। साइकिल्स में तो सम ऑफ वेट्स इज नेगेटिव, कि हम वेट्स को हमने मेजर किया तो वो नेगेटिव हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए बी सी है हमारे पास, -1 3 4, मतलब हम ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव वेट्स ही मिलते चले जाएंगे। इस तरह के हम उस पर काम नहीं करेंगे। डाइजेस्टर की जगह, डाइजेस्टर जैसा एफिशिएंट नहीं होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स जो है उसमें भी तो ये काम कर जाएगा, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता डाइजेस्टर की जगह, क्योंकि वी क्यूब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्स ले जाता है, तो बहुत बड़े ग्राफ्स के लिए काम नहीं करेगा। हाँ, सो यही हमारी बस फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम हमने यहाँ पे समझी, और प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टा पढ़ी थी, अगर आपको वो भी चेकआउट करना है आप वो कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट आउट वन वाली प्रॉब्लम थी वो। बाकी यही वाला पूरा हमारा एल्गोरिथम था। मेन इंट्यूशन हमारा बस यही था, आई जे हम जाने की जगह के से भी चेक कर लेते थे, और अपना डीपी को बिल्ड करते रहते थे स्टेप बाय स्टेप। हमने समझा था कि हम डाइजेस्टा क्यों यूज़ नहीं कर सकते, और वो भी हमने पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझा था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरा ही सी एस का प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ, और आगे मेरा पूरा प्लान यही है कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आपको बहुत अच्छा स्टैंड इन कर पाऊँ मैं, जिससे कि आपके इंटरव्यूज़ और जॉब सर्च और जो भी आपके गोल्स है वो अचीव हो पाएंगे। और आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, उसमें बहुत एक्साइटिंग मैं प्रोजेक्ट्स डाल ही रहा हूँ। And so that's it from my side, and have a nice day. See you in the next video.